जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑफिसर्स पाथ। तो आज हम अपनी पॉलिटी की फर्स्ट क्लास करने वाले हैं जो कि होगी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, राइट। तो देखो, जो ये फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है ना, ये आपके सी डी एस, एन डी ए, एफ कैट और सी ए पी एफ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इधर से एक क्वेश्चन फिक्स है, राइट। यूपीएससी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर साल पूछती है, ठीक है। तो देखो, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनकी बात करने से पहले आपको पता होगा कि जो आपका पार्ट सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, सिटीजनशिप, ठीक है। तो अभी आप सिटीजन बन गए हो इंडिया के, है ना, आपको सिटीजनशिप मिल चुकी है। पर टू लिव योर लाइफ विद डिग्निटी एंड फॉर योर ऑल राउंड डेवलपमेंट, चाहे वो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो, मोरल हो या स्पिरिचुअल लेवल पे हो, राइट, यू नीड सम बेसिक राइट्स। उन बेसिक राइट्स की बात सबसे पहले की किसने है, राइट। ये बेसिक राइट्स की बात उठाई किसने थी। तो देखो, इंग्लैंड के किंग थे, किंग जॉन। उनने चार्टर ऑफ राइट्स दिए थे अपने सिटीजन्स को सबसे पहले इन द ईयर 1215, ठीक है। ये फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया था। अब क्योंकि ये राइट्स हमें हमारे पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं, तो पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, राइट। जो हमारा पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। और इसको हमने कहाँ से बोरो किया, हमने किया है यूएस के बिल ऑफ राइट्स से। ये आपके गारंटेड राइट्स हैं, जस्टिसेबल इन नेचर एंड प्रोटेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट है। मतलब कि अगर कोई भी वॉयलेशन होता है आपका फंडामेंटल राइट्स का, तो आपके पास क्या पावर है, आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट को बाय फिलिंग अ रिट अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। और जो आपके फंडामेंटल लॉज है ना, ये गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब अगर इनका उल्लंघन होता है या फिर कोई फॉलो नहीं करता है, या आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाके रिट फाइल कर सकते हो, राइट। देखो, अभी 6 कैटेगरीज में आते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। बट जब हम इन 6 पार्ट को पढ़ेंगे ना, तो हमें एक बहुत कॉमन वर्ड मिलेगा जो कि है स्टेट, राइट। स्टेट है क्या, इसी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम मेरे पास आर्टिकल 12 है, राइट। आर्टिकल 12 क्या देता है, हमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है, ठीक है। स्टेट है क्या, देखो, जो हमारा स्टेट है ना, इसका मतलब ये है कि जितनी भी एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व है मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, वो सभी स्टेट का पार्ट है, राइट। चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या आपका स्टेट लेजिस्लेचर हो, या लोकल अथॉरिटीज़ हो, इवन आपकी अदर स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हुई, जैसे LIC हुआ, ONGC हो गया, राइट, सेल हुआ, ठीक है, एम्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो हैं ये आपकी बॉडीज़ हैं। इसमें बस कुछ नहीं याद रखना है, इसमें बस इतना याद रखो कि स्टेट का पार्ट कौन है और कौन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है, लॉ इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। मतलब इट्स सिंपल लैंग्वेज में देखो, जो आर्टिकल 13 है हमारा, वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, क्या पावर देता है, जुडिकल रिव्यू की पावर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को जुडिकल रिव्यू की पावर देता है, बस हमें इतना याद रखना है इसमें। इसको और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो, जैसे जितने भी लॉज जो हैं, ठीक है, जो भी आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं, और ये लॉज कौन बना रहा है, ये लॉज बना रहे हैं जैसे आपका पार्लियामेंट हो गया, या स्टेट लेजिस्लेचर हुआ, ऑर्डिनेंस जो इशू करते हैं आपके प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर, है ना, या आपके एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर कोई लॉ बना रही है। तो अगर उन लॉ में कुछ ऐसा देखा जाता है कि वो लॉ आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहे हैं, तो इधर पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको नल एंड वॉइड कर सकती है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आर्टिकल 13 में ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है जुडिकल रिव्यू की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, और इसमें ये चीज़ और देखना, ये वाली चीज़ इसमें क्या है कि जो भी लॉ है इसके अंदर क्या हुआ था, का केस आया था जिसमें बताया गया था, केशवनंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, इट इज़ बेस्ड ऑन सोशल फिलोसफी, ठीक है। जैसे फिलोसफी के दो फीचर होते हैं, बेसिक और सर्कमस्टांशियल, ठीक है। तो इसमें क्या बताया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के बेसिक फीचर हैं, जो असेंशियल फीचर हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो। बट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोल दिया था
कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलाउ है फंडामेंटल राइट्स में, बट ध्यान रहे कि वो आपके बेसिक जो असेंशियल फीचर्स हैं उनको वॉयलेट ना करे, ठीक है। अगर उनका कुछ नहीं हो रहा है, मतलब जैसे आपने मान लिया कि आपने कोई लॉ लेके आया, ये नहीं कर सकते हो आप कि चलो हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ही हटा देंगे फंडामेंटल राइट में से, ठीक है, ये नहीं कर सकते हो आप। बट अगर आपको कुछ ऐड करना है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी इसमें से हटा दिया गया था, ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें कर सकते हो, बट याद रखना कि फंडामेंटल राइट का वॉलेशन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 बताता है राइट टू इक्वालिटी की बात, ठीक है। अभी देखो, जो ये इक्वालिटी वर्ड है ना आपका, एक सेकेंड, जो ये आपका इक्वालिटी वर्ड है, सेम ये इक्वालिटी की बात ना प्रियम्बल के अलावा जो आपके आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 सब में इक्वालिटी की बात की गई है, ठीक है। तो अभी देखो आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी। अब इसमें इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये ब्रिटिश ओरिजिन का है, मतलब ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, और इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोला जाता है। क्यों? देखो इसमें क्या बात करता है कि जो लॉ है वो सभी के लिए इक्वल होगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, रैंक और पोजीशन, ठीक है। मतलब चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे नॉर्मल पर्सन हो, लॉ के सामने सब बराबर है, ठीक है, लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है। मान लो इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका एक पर्सन है, ठीक है, उसकी जो सैलरी है वो क्या है? 6 लाख है, और वहीं सेकेंड पर्सन है उसकी सैलरी है आपकी 6,000 पर मंथ मान लो, ठीक है। तो अभी दोनों ने क्राइम सेम किया है, और इसके अकॉर्डिंग लॉ ये कहेगा कि दोनों को इक्वल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, राइट। तो मान लो लॉ ने बोल दिया कि अभी आपको 2 लाख की पेनल्टी पे करनी है, उसके बाद आपको बेल मिलेगी। तो जिसकी 6 लाख पर मंथ सैलरी है वो तो कर देगा इजीली, बट जिसकी 6,000 पर मंथ थी वो नहीं कर पाएगा इजीली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो इक्वालिटी नहीं शो कर रहा है, राइट। इसलिए इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोला जाता है। वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है आपका, ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिकन ओरिजिन से लिया है। इसको पॉजिटिव क्यों बोला जाता है? क्योंकि बात तो ये भी सेम करता है, ठीक है, इसमें भी वही बात कही गई है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बट इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ना एक आपको रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन मतलब फॉर एग्जाम्पल एक एडल्ट है जिसने मर्डर कर दिया है, ठीक है, और एक छोटा चाइल्ड है, मतलब छोटा चाइल्ड मतलब कि 18 से कम है, ठीक है। तो आपके माइनर ने कोई मर्डर कर दिया है, तो अभी इधर पे दोनों ने मर्डर किया है, क्राइम सेम है, बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग दोनों की सज़ा सेम नहीं होगी, राइट। अडल्ट को आपकी उम्र कैद हो सकती है, बट जो आपका माइनर है उसको क्या होगा? उसको 3 ईयर की सज़ा होगी, ठीक है। अभी तो क्या ऐसे लिखवा के भी छोड़ दे रहे हैं ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो है, बट यहाँ पर ये रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहा है उनकी सिचुएशन देख के, ठीक है, इसलिए इसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोला गया है। उसके अंदर ये जो राइट टू इक्वालिटी वाला आर्टिकल है, इसमें ना एक चीज़ और देखना कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। एक्सेप्शन जैसे आपका प्रेसिडेंट हुआ, गवर्नर हुआ, ठीक है, इनके खिलाफ आप क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हो, राइट। कोई एफआईआर वगैरह नहीं कर सकते हो। आपके एमपी एमएलएज हो गए, न्यूज़ रिपोर्टर्स हो गए, इनको भी इम्यूनिटी मिली हुई है, राइट। और आपके जैसे फॉरेन एम्बेसडर्स हो गए, रूलर्स हो गए, या डिप्लोमेट्स हो गए, यूएनओ की एजेंसीज हो गई, ठीक है, इनको भी इम्यूनिटी मिली हुई है। तो ये एक बार आर्टिकल थोड़े से देख लेना कि ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, किन बेसिस पे? इन बेसिस पे, रिलीजन हुआ, रेस हुआ, कास्ट हुआ, सेक्स हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ हुआ, राइट, ठीक है। यहाँ पर आप प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, SC STs के लिए, राइट। आपको इनको, या फिर अदर सोशली बैकवर्ड क्लासेस हुई, उन सब के लिए आप प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, ठीक है। और याद रखना आर्टिकल 15 क्या है? अप्लाई करता है दोनों पे, चाहे वो आपका स्टेट हो चाहे आपका प्राइवेट इंडिविजुअल हो, ठीक है। बट यार इन बेसिस पे आप लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, ठीक है, राइट। उसके बाद जैसे EWS के लिए 103rd अमेंडमेंट एक्ट से 10% रिजर्वेशन किया था, ठीक है। 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 2005 के 27% रिजर्वेशन दिया था OBC को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, बट ऐसा नहीं कि तुम तो इस कास्ट को हम तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए, राइट। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए काम करने के लिए, राइट। बट यहाँ पर ना जैसे इसमें भी कुछ वही ग्राउंड दे रखे कि इन ग्राउंड्स के बेसिस पे आप नहीं करोगे, रिलीजन हुआ, रेस हुआ, कास्ट हुई, सेक्स, डी से रेजिडेंट, प्लेस ऑफ बर्थ,
ये वही चीज़ें दे रखी है, बस इसमें 2 चीज़ें और ऐड कर दी हैं। इन बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे किसी भी सिटीजन के साथ, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वर्क करने के लिए, राइट। बट देखो वही एक्सेप्शन दिया हुआ है इसमें भी कि SC ST हो गया, OBC हो गए, ठीक है। और जैसे आपका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में भी कुछ परसेंट रिजर्वेशन चलता है, ठीक है, जैसे प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड या रेसिडेंस से लेके, ठीक है। तो वो चीज़ें देखते रहना। नेक्स्ट आपका है इसी में, हाँ चलो इसमें एक और बात कर लेते हैं। आपकी जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास बनी थी, सेकंड बैकवर्ड क्लास बनी थी और थर्ड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनी थी। तो इसमें ज़्यादा कुछ मत करना, इसमें बस क्या याद रखना है कि फर्स्ट कौन सी थी, काका कालेकर कमेटी थी, सेकंड कौन सी थी, मंडल कमेटी थी, थर्ड कौन सी थी, रामनंदन कमेटी थी। जो फर्स्ट वाली कमेटी है काका कालेकर कमेटी, इसके अंदर तुम्हें क्या याद रखना है, इसके अंदर ये बस, इसमें तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। इनकी ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें इनने बताया था कि इतने बैकवर्ड क्लासेस हैं और इनने बोला था कि सारी वुमेंस को हमें बैकवर्ड क्लासेस में इंक्लूड करना चाहिए, प्लस इनने 70% रिजर्वेशन की बात की थी। सोच सकते हो 70% रिजर्वेशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कैंसिल कर दिया था कि 50% से ऊपर किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेकेंड में मंडल कमेटी आई, तो जो आपके BP मंडल थे उनने रिपोर्ट सबमिट की, उसके अंदर उनने क्या बात की थी, 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए OBC को, प्लस 10% EWS के लिए बात किया था, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ था कि जो 27% रिजर्वेशन था OBC का, उसको तो मान लिया गया था, ठीक है, बट 10% को नहीं माना गया था जो EWS के लिए था। फिर रामनंदन कमेटी आई थी, और इसमें ना एक रामनंदन कमेटी में क्या हुआ था कि आपकी जो OBC है उसमें क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर कौन होंगे वो सबका बताया था, ठीक है, प्लस 10% जो EWS के लिए मांगा था इन लोगों ने रिजर्वेशन, उसको भी अलाउ कर दिया। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसमें याद रखना फर्स्ट किसकी थी, सेकंड किसकी थी, थर्ड किसकी थी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट। मतलब प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी जो है आपका, वो एक बहुत पनिशेबल ऑफेंस है, राइट। और है ना, आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी आर्टिकल 17 के अंदर कि इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बाकी सब में कोई ना कोई एक्सेप्शन दिए हुए हैं, PM को दे दिया, प्रेसिडेंट को दे दिया, MP MLAs को दे दिया, बट इसके अंदर किसी को नहीं दिया गया है, ठीक है। मतलब अनटचेबिलिटी आप कर ही नहीं सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं यार तू तो छोटी कास्ट का है मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, वो महार कास्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट अनटचेबल कास्ट है महाराष्ट्र की, ठीक है। तो उनको पता था कि क्या दिक्कतें होती हैं, तो उनने क्या किया था, इस आर्टिकल को ऐड किया था। और ये ना एब्सोल्यूट इन नेचर है, इसके लिए तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा। उसके बाद इसके लिए अलग से एक अनटचेबल ऑफेंस एक्ट बनाया गया था 1995 में, जिसका बाद में नाम चेंज कर करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976 कर दिया गया था, वो थोड़ा देख लेना, ठीक है, इसमें ये चीज़ें ध्यान रख लेना, राइट। और इसमें देखो अगर आप ये करते हो तो इसमें आपकी पनिशमेंट देखो क्या है, पनिशमेंट क्या है, या तो आपको जेल हो सकती है 6 मंथ से ज़्यादा, 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा, राइट। और आपका फाइन होगा 500, तो यार ये अब दोनों भी हो सकता है। मेरे को लगता है जेल जाने से अच्छा तो लोग 500 दे देंगे, 500 तो बहुत कम है यार, आजकल सब दे देते हैं ना, इसको बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, बढ़ा देना चाहिए मतलब ये नहीं कि करना ही है हमको, नहीं करना है हमको, ठीक है। आर्टिकल 18 देखो, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब आर्टिकल 18 क्या है, जैसे देखो पहले के टाइम क्या होता था, जब ब्रिटिश क्राउन था उस टाइम पे क्या होता था, लोगों के पास टाइटल्स हुआ करते थे, महाराजा हो गया है ना, राय बहादुर हो गए, या फिर राय साहब, राय बहादुर, और ये हेरिडिटी थी, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, राय बहादुर का बेटा राय बहादुर बनेगा, राय साहब का बेटा राय साहब बनेगा। तो इन चीज़ों को कैंसिल कर दिया गया था बाद में, ठीक है। आर्टिकल 18 क्या करता है, इन सबको हटा देता है कि किसी को भी कोई भी टाइटल नहीं मिला है, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मिलिट्री का हुआ या एकेडमिक हुआ, ठीक है, आपने PhD वगैरह कर लिया, आपने MBBS वगैरह कर लिया, आप डॉक्टर लगा सकते हो अपने आगे, ठीक है। मिलिट्री के हुए जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया या फिर आपके रिटायर्ड कर्नल हो गए, तो ये सब लगा सकते हो। बट ऐसा नहीं हो कि कल को आप लगा के घूम रहे हो मेरा नाम सो एंड सो है, महाराजा सो एंड सो करके, ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, 18 के अंदर क्या है, अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स किया हुआ है, बस इतना याद रखना, ठीक है। और आपका जो स्टेट है वो कोई भी टाइटल्स वगैरह नहीं देता है। आप कोई फॉरेन कंट्री अगर आपको कोई टाइटल दे रही है ना कि नहीं मैं हमारा टाइटल ले लो, तो आप वो भी नहीं ले सकते हो, राइट। तो इसमें वो चीज़ें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल नंबर 19 जो क्या बात करता है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम किस चीज़ में,
स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इन द सेंस ये नहीं है कि आप किसी को कुछ बकवास कर रहे हो किसी के साथ, ठीक है, उसके फंडामेंटल राइट्स वगैरह वॉयलेट मत कर देना, ठीक है। बाकी आप आराम से जो भी बात करनी है वो कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको एक्सप्रेस करने हैं अपनी फीलिंग्स वगैरह वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, आप कहीं भी जहाँ चाहे वहाँ असेंबल हो सकते हो बट पीसफुली विदाउट आर्म्स वगैरह, ठीक है, ऐसा नहीं लड़ाई दंगे करने के लिए हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, आप अपना ग्रुप बना सकते हो, अपनी यूनियंस बना सकते हो, राइट। फिर से इसमें वही चीज़ आएगी कि ऐसा ना हो टेररिस्ट का ग्रुप बना रहे कि हमने आपने ही तो बोला है कि फ्रीडम ऑफ यूनियन वगैरह एसोसिएशन है तो हम भी अपना टेररिस्ट ग्रुप बना रहे, वो नहीं कर सकते हो, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट इंडिया, आप पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, बट ये इंडिया के लिए ही है, ऐसा नहीं कि आपने बोला था कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है तो मैं कहीं चला जाऊंगा। और इसमें ट्राइबल एरियाज होते हैं उनका कुछ प्रोटेक्शन रहता है तो वो नहीं अलाउ करते हैं, ठीक है। कुछ सिक्योरिटी एरियाज होते हैं वहाँ नहीं जा सकते हो, बट बाकी आप इंडिया में जहाँ भी घूमना चाहो आराम से पीसफुली घूम सकते हो, राइट। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया, आपको जहाँ भी, आपको मान लो आप केरला से बिलोंग करते, कल को आपको जाना है जम्मू और आपको लगता है कि नहीं यार जम्मू तो बहुत अच्छा है, मेरे को जम्मू में रहना चाहिए, तो आप वहाँ पर रह सकते हो, ठीक है। या आपको लगता है कि नहीं मैं तो हिमाचल में शिफ्ट हो जाता हूँ या मैं असम जाके रह जाता हूँ, आप रह सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जा सकते हो, तो ये आपको फ्रीडम दे रखा है, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, आपको कुछ भी प्रैक्टिस करना है, चाहे आपको आगे डॉक्टर बनना है तो वो बन सकते हो, ठीक है, आप डिग्री वगैरह लो, ऐसा नहीं कि झोला छाप डॉक्टर बन के बैठ जाओ कि नहीं नहीं फ्रीडम टू प्रैक्टिस है ना, झोला छाप डॉक्टर बनूंगा मैं, वो नहीं कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको कुछ भी प्रोफेशन चूज करना है, कोई भी ऑक्यूपेशन फॉलो करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, राइट। बट इनमें ना वही चीज़ है कि किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो थोड़ा देखना है। सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द स्टेट, देखो वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हुए हैं स्टेट ने इनके ऊपर, ठीक है। अभी जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो भी इसका पार्ट था, बट राइट टू प्रॉपर्टी को ना डिलीट कर दिया गया था किससे, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। और अभी क्या है, वो लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 308, ठीक है, ये ध्यान रखना है थोड़ा। ये राइट टू प्रॉपर्टी को किससे डिलीट किया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और अभी लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, मतलब इसमें देखो क्लॉजेज बने, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 नॉन एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ मतलब कि मान लो अभी कोई लॉ आता है कि अगर किसी ने क्राइम किया तो उसको उम्र कैद की सजा होगी, लेकिन ये अभी आया है 2025 में, ठीक है, 2025 में आया है, लेकिन जो आपका क्राइम था, आपने किसी का मर्डर किया है पर वो कब किया था आपने, आपने किया था 2018 में मान लो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग ये जो पनिशमेंट है, ये उम्र कैद की सज़ा जो है, ठीक है, ये आपको 2025 के बाद अगर आपने कोई भी मर्डर किया है या फिर उस टाइम पे आपने मर्डर किया है तो ही मिल सकती है। ऐसा नहीं कि आपने, ये लॉ तो अब आया लेकिन आपका जो क्राइम था वो बहुत पहले आपने अभी किया था, ठीक है, तो उस पर सज़ा नहीं मिलेगी, राइट। इसके अंदर ये आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कहता है, नो डबल जेओपार्डी, मतलब कि एक जो भी आपने क्राइम किया है उसकी सज़ा आप एक ही बार मिलेगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने जो भी क्राइम किया है उसकी सज़ा आपको बार बार मिले, वो नहीं हो सकता है। इसमें एक क्राइम की सज़ा एक ही बार मिलेगी, अगर आप दोबारा करते हो तो आपको दोबारा पनिशमेंट मिलेगी, राइट। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या बोलता है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कि मान लो हमने मर्डर कर दिया, ठीक है, मैंने मर्डर कर दिया है तो मैं खुद की गवाही नहीं दे सकती हूँ, ठीक है, कि नहीं मैंने तो किया है, लेकिन मैं बोलूँगी, मैं तो खुद की गवाही दूंगी तो मैं क्या बोलूँगी, नहीं किया है मैंने, राइट। तो आप खुद की गवाही नहीं दे सकते हो, ठीक है। और ये ना क्रिमिनल लॉज पे अप्लाई करता है, सिविल और टैक्स लॉज पे नहीं करता है, मतलब कि जो आपके सिविल लॉज होंगे, मतलब जैसे आपने मान लो चोरी कर ली, अभी वो चोरी के अकॉर्डिंग आपकी जो पनिशमेंट है वो डिसाइड होगी कि आपने चोरी कितनी बड़ी की है, राइट। कि आपने छोटा मोटा घर से चोरी किया है, 10-50 रुपए चोरी कर लिए हैं, या फिर आपने किसी बैंक में डाका डाला है, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, अभी आता है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब आर्टिकल 21 जो आपका है वो आपको सिटीजन्स को राइट देता है कि आप अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ जी सकते हो, राइट। इसके अंदर एक लिस्ट ऑफ राइट्स दी हुई है, काफ़ी सारे हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी हुआ, शेल्टर हुआ, हेल्थ हो गया, या इंफॉर्मेशन, स्लीप, फ्री लीगल एड, और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो ये सब दिए हुए हैं।
अभी देखो इसके अंदर सब कुछ है, बट एक क्वेश्चन होगा कि फिर लोगों को जेल क्यों होती है ना? इसमें देखो क्या बोला गया है कि जो आपका लॉ है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, आपका जो लॉ है वो अपने दायरे में रहते हो, अगर उसको लग रहा है कि इस पर्सन ने कोई क्राइम किया और इसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो वो इस लॉ के अंदर आपको क्या कर सकता है, आपके जो ये आर्टिकल 21 है वो आपसे छीन सकता है, ठीक है। और इसमें देखो ये आपके सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, राइट। इसके अंदर मेनका गांधी वाला केस एक बार याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो हमारा स्टेट है वो क्या प्रोवाइड करता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है चिल्ड्रंस को एज 6 to 14। इसमें एज याद रखना, ठीक है, एज को अच्छे से याद रखना, क्योंकि काफ़ी बार जो एज है ये चेंज करके एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो हमारा जो स्टेट है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है सभी बच्चों को जो जिनकी एज 6 से 14 साल के बीच में होती है, ठीक है। और इसको हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया था, 86 से ऐड किया था 2022 के अंदर, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इससे पहले ये क्या था, ये आपका आर्टिकल 45 जो है, जो पार्ट 4 है, डीपीएसपी वाला है, ये सी नहीं है ये पी है, ठीक है, डीपीएसपी का पार्ट था, अभी इसको फंडामेंटल राइट्स में ऐड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि कल को अगर आपको पुलिस अरेस्ट करने आती है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो आपको अरेस्ट कर रही है तो पहले तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि किस ग्राउंड के बेसिस पे, किस बेसिस पे वो आपको अरेस्ट कर रही है, राइट। उसके बाद अगर आपको अरेस्ट कर लेते हैं तो विद इन 24 आवर्स आप लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करना होगा, ठीक है। और इसमें याद रखना कि जो आपका जर्नी टाइम होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, मतलब उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। मान लो कि आप मुंबई में रहते हो, मुंबई से अगर आपको हिमाचल लेके जा रहे हैं ना, आपको मुंबई से हिमाचल लेके जा रहे हो, तो ये नहीं है कि जो इसके अंदर टाइम, मतलब मान लो अगर 6 या 6 आवर लग रहा है, मान लो, ठीक है, 6 आवर लग रहा है, तो ये 6 आवर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उस 24 आवर में से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस 6 आवर को भी इंक्लूड करेंगे, तो जर्नी टाइम में आपका जो होता है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। प्रिवेंटिव देखो इसमें पुटिंग डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव और प्रिवेंटिव में क्या है, पुनिटिव मतलब कि आपने अगर कोई भी क्राइम किया है, कोई भी ऑफेंस आपने करा है, उसके बाद आपको अरेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप पे ट्रायल चल रहा है, वो एक तो ठीक है। प्रिवेंटिव क्या होता है कि अगर उनको लग रहा है कि नहीं इसकी शक्ल पे लिखा है कि ये चोरी करेगा, ठीक है, इसका मतलब वो होता है कि अगर उनको शक है आप पे, तो वो उस को होने से पहले, मतलब चोरी होने से पहले ही अब वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं, राइट, कि यार इसकी शक्ल पे लिखा है ये चोरी करेगा, तो इसको पहले ही अरेस्ट कर लेते हैं हम, कि हमको शक है इस पे तो हम इसको पहले ही अरेस्ट कर लेंगे। बट इसके अंदर देखना, ध्यान देना क्या चीज़ है कि आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते हो कितने टाइम के लिए, 3 मंथ से ज़्यादा। अगर आप 3 मंथ से ज़्यादा करते हो तो आपको एडवाइजरी बोर्ड या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। इसमें सिर्फ यही चीज़ याद करनी है, पुनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका आर्टिकल 23, ठीक है। आर्टिकल 23 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। मतलब कि आप किसी को जोर ज़बरदस्ती से कोई काम नहीं करा सकते हो। अगर आपका मन नहीं कर रहा है काम करने का तो ऐसा नहीं है कि नहीं उसको मार पीट के आप काम कराओगे, नहीं करा सकते हो, ठीक है। वो पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है, उसके लिए फिर आपको लॉ के थ्रू सज़ा मिलेगी, राइट। ये आपके जो स्टेट है और प्राइवेट सिटीजन्स है दोनों के लिए अवेलेबल है, राइट। इसमें एक्सेप्शन क्या याद रखना है कि जो स्टेट है वो इम्पोज कर सकता है कुछ कंपलसरी सर्विसेज फॉर पब्लिक विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस एंड क्लासेस, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको एक्सेप्शन। और रिमूवल ऑफ स्लेवरी, वही कि ऐसे नौकर की तरह ट्रीट नहीं करना है, नौकर नहीं बना लेना है। अगर आप खुद से चाह रहे हो करना, ठीक है, तो आप कर सकते हो, बट ऐसा कोई फोर्स नहीं करेगा आपको कि नहीं तुमको तो मेरा नौकर बनना ही पड़ेगा, राइट, वो कुछ नहीं कर सकते हो तुम। तो आपका आर्टिकल 23 वही चीज़ करता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकता है और फोर्स लेबर्स रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 24, ठीक है। आर्टिकल 24 आपका क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी से रिलेटेड, राइट। इसके अंदर क्या क्या है, जिस भी बच्चे की एज 14 से कम है उसको आप कहाँ काम नहीं कराओगे, फैक्ट्री पे, माइन वगैरह पे, जहाँ भी डेंजर वगैरह है, ठीक है, उनकी लाइफ को, वहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते उनको, ठीक है। और ये पब्लिक सेक्टर और आपके प्राइवेट सेक्टर दोनों पे अप्लाई करता है, ठीक है। इसके अंदर देखो, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 2016, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, फॉर बिलो 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रंस के लिए वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। 14 साल से कम के बच्चे जो हैं उनके लिए सभी तरह के एम्प्लॉयमेंट जिसमें भी डेंजर ऑफ लाइफ है, ठीक है, वो सभी प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट क्या है कि जो भी
आपके जो 14 से 18 ईयर के चिल्ड्रंस होते हैं, जो एडोलेसेंट्स होते हैं, उनके लिए भी सेम चीज़, जो हज़ार्डियस प्लेसेस हैं वहाँ पर वर्क बैन है, राइट। बट इसके अंदर क्या याद रखना है आपको आर्टिकल 24 के अंदर, कि ये हर तरह के चाइल्ड वर्क को बैन नहीं करता है। काफ़ी आपके चाइल्ड एक्टर्स हैं, ठीक है, चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, वो काम कर रहे हैं ना, बट उन पे बैन नहीं है, ठीक है, उस पे बैन नहीं लगाता आपका आर्टिकल 24। आपका आर्टिकल 24 जो है वो सिर्फ डेंजरस जोन पे जो बच्चे काम कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए मना करता है, ठीक है, कि आपके डेंजरस जोन पे चाइल्ड लेबर नहीं कराओगे आप, राइट। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजन। मतलब यहाँ पर आपको फ्रीडम मिली है टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, जिससे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए लोगों की, ठीक है। जैसे आपको पता होगा ट्रिपल तलाक को ना मोरल इशू मानते हुए उसको इसलिए बैन कर दिया गया था, ठीक है। ऐसे ही दिवाली जब भी आती है तो आपकी सुप्रीम कोर्ट क्या रूल्स निकाल देती है, दिवाली पे पटाखे वगैरह नहीं चलाओगे, क्यों? क्योंकि वो हेल्थ को इफेक्ट करता है। बाकी टाइम पे चलता है वो अलग चीज़ है, बट ठीक है, तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। अभी इसमें देखना कि जो आर्टिकल 25 में क्या है, हिंदूज के अंदर किन किन को इंक्लूड किया गया है। हिंदूज में इंक्लूड होते हैं सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट, इनको भी इनने हिंदूज में इंक्लूड किया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और आर्टिकल जो 25 है वो आपका फेथ को प्रोटेक्ट करता है, बट वो ऐसा नहीं बोलता है कि जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उससे किसी को हार्म मिले, ठीक है, सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। बाकी आपको जो फॉलो करना है, जो प्रैक्टिस करना है, आप कर सकते हो, राइट। आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 क्या बात करता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अभी एक चीज देखना, आर्टिकल जो 25 था वो आपका क्या करता था, वो आपके राइट गारंट कर रहा था इंडिविजुअल्स के। यहाँ पर क्या करता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन के जो है राइट्स को गारंट करता है और उनके सेक्शंस को, राइट। अभी देखो इसमें एक एग्जांपल देती हूँ। इसमें एक ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप है एक, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने डिसाइड किया या फिर ये बिलीव करते हैं किसी डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल पे, ठीक है, और उन डॉक्ट्रिन और प्रिंसिपल को मानने से क्या है, इनके स्पिरिचुअल वेलबींग में हेल्प कर रहा है वो चीज़, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, ठीक है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, नेम दे सकते हैं, ठीक है, एक बिलीफ सिस्टम अपना बना सकते हैं, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, राइट, जिसमें कि अपने अफेयर्स वगैरह जो भी रिलीजियस मैटर होंगे उन सबको ये देखेंगे। अभी देखो इसमें रिलीजियस जो मैटर होंगे उसमें तो ये ग्रुप ही देखेगा, बट वहीं अगर ये लोग चाहते हैं कि हमको एक स्टैब्लिश कर लेना चाहिए इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू एजुकेशनल पर्पस या फिर आपका रिलीजियस पर्पस के लिए, तो इनको एक पहली बात तो एक प्रॉपर्टी चाहिए। वो प्रॉपर्टी क्या, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, राइट। इनको एक ओन प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, जिसको एक्वायर करेंगे, वो मूवेबल इमूवेबल दोनों हो सकती है। सेकेंड चीज़ क्या होगी, अगर ये लोग वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, तो उसके अंदर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स वगैरह होंगे, ठीक है, वो सब क्या होंगे, एज पर द लॉ फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उसमें स्टेट का इंटरवेंशन होगा, तो वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो ये है कि ये जितने भी राइट्स होते हैं कलेक्टिव इन नेचर है, ठीक है, अनलाइक आर्टिकल 25, मतलब वो इंडिविजुअल, वही मैंने जो स्टार्टिंग में बताया वो इंडिविजुअल राइट की बात कर रहा था, ये कलेक्टिव राइट्स की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा आर्टिकल 27 क्या कहता है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। मतलब कि जो भी हम टैक्स पे कर रहे हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूट वगैरह को, ऐसा ना हो कि सरकार उस सारे पेमेंट को लेके सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट पे खर्च कर रही है, उसी का मेंटेनेंस कर रही है, एक ही रिलीजन का प्रॉफिट हो, नहीं। अगर सारे रिलीजन्स का हो रहा है तो वो चलेगा, ठीक है। इसमें बस यही है कि ये सारे पर्सन्स पे एप्लीकेबल होता है, नॉट ओनली सिटीजन्स, राइट। नेक्स्ट है आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेनिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। मतलब इसमें देखो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस इतना बताया गया है कि आप रिलीजन वगैरह को फॉलो कर सकते हो, आप रिलीजन्स इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, बट कहाँ कहाँ दे सकते हो, कहाँ नहीं दे सकते हो, वही बताया हुआ है। 4 बेसिस टाइप्स बताए हुए हैं, ठीक है। मेंटेन बाय, जो कि कंप्लीटली मेंटेन बाय स्टेट होता है, ठीक है, उसके अंदर नॉट अलाउड है, आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैब्लिश अंडर अ रिलीजन ट्रस्ट और, ठीक है, इसके अंदर मतलब अगर आप किसी भी मान लो कि कोई स्कूल है वो रिलेटेड है क्रिश्चियन से या फिर सिख से, ठीक है, उस रिलीजन से रिलेटेड है तो वहाँ पर अलाउ है, ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज बाय स्टेट में और रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, ठीक है, ये जो दो हैं इनके अंदर अलाउ है, बट वॉलेंट्री बेसिस होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लो कोई भी स्कूल है जो कि CBSE एफिलेटेड हो गया जैसे मान लो, ठीक है,
उसके अंदर क्या होता है कि आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, बट अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, उनके पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, तभी वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे। वॉलंटरी बेसिस पे होना चाहिए, ऐसे कंपलसरी नहीं होगा उसमें भी, ठीक है। बस इसमें यही है कि कहाँ तुम इंस्ट्रक्शन दे सकते हो रिलीजियस, कहाँ नहीं दे सकते हो, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। इसके अंदर क्या बोला गया कि कोई भी सेक्शन, ठीक है, कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन लिविंग इन अ पर्टिकुलर पार्ट हैव राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। मतलब कोई, मतलब मान लो आप ही हो, ठीक है, आप पर्टिकुलर स्टेट में, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे हो, आपकी कोई लैंग्वेज होगी, राइट, कोई स्क्रिप्ट होगी, कोई कल्चर होगा, अगर आप उसको कंजर्व करना चाहते हो आप, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, आपको प्रोटेक्शन मिलती है, राइट। और ये सभी सिटीजन के लिए अवेलेबल है, नॉट ओनली माइनॉरिटीज। ऐसा कुछ नहीं है कि माइनॉरिटी वाले लोग हैं सिर्फ वही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो आप भी कर सकते हो, राइट। और इसमें एक और चीज़ क्या बोली गई, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसको भी स्टेट रिसीव को कर रहा है, मतलब स्टेट ने पैसा दे रखा है या स्टेट उसको चला रहा है, ठीक है, वो लोग भी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। किस बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे, कि नहीं हम तो तुमको एडमिशन नहीं देंगे, तुम इस रिलीजन से बिलोंग करते हो या तुम ये लैंग्वेज बोलते हो, ये नहीं कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 30। आर्टिकल 13 क्या बात करता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। देखो आपका जो आर्टिकल 29 था वो क्या करता है, वो माइनॉरिटीज़ को राइट देता है किसके, कि अपना जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है और कल्चर वगैरह है उसको कंजर्व कर सको। उसको कंजर्व करने के लिए अगर आपको कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह स्टैब्लिश करना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल बना सकते हो, राइट। आर्टिकल 13 वही बात करता है, राइट। और इसके अंदर देखो एक और चीज़ क्या है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है नेचर में, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। और इसमें ना कुछ रीजनेबल वो लगा रखे, रेगुलेशंस वगैरह लगा रख सकती है, मतलब क्या एकेडमिक स्टैंडर्ड्स वगैरह होने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप पर्टिकुलर लैंग्वेज के हो, मान लो कि आप मराठी बोलते हो, तो ऐसा ना हो कि आप जो भी आपका स्कूल या कॉलेज बना रहे हो उसको मराठी में ही चलाओ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को नहीं समझ आएगा, राइट। तो इसमें एकेडमिक स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, पब्लिक ऑर्डर दे रखा है, मोरालिटी दे रखी है, हेल्थ रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं, तो उन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो आर्टिकल 29 जो है वो आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है, और आपका आर्टिकल 13 किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है जिसको याद रखना। उसके बाद आता है आर्टिकल 31, राइट टू प्रॉपर्टी। देखो जो आपका आर्टिकल 31 है ना, ये आपका 7th फंडामेंटल राइट था स्टार्टिंग में, बट इसको बाद में डिलीट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, और अभी ये लीगल राइट के अंडर आता है आर्टिकल 300 AK में, ठीक है, जो कि पार्ट 12 में आता है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये जो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन याद रखना कि आर्टिकल 31 जो बताता है आपका राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट था, अब नहीं है, अब इसको डिलीट कर दिया गया, अभी ये लीगल राइट है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि नो पर्सन शेल डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब कि आपको राइट है आपकी प्रॉपर्टी का, बट अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी भी स्टेट का कोई प्रोजेक्ट वगैरह आ रहा है उसके अंडर आ रही है, तो स्टेट ले सकता है। मान लो कि आपकी रोड पे ज़मीन है, उस पे से क्या है, और रोड पे ज़मीन है, रोड निकल रहा है, मतलब कि रोड के साइड में ज़मीन है, बट अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, नहीं हम इसको 3 लेन बना लेंगे, ठीक है, पहले 2 लेन था अब 3 लेन बनाएंगे, और आपका अगर वो प्रॉपर्टी उसके अंडर में आ रहा है, ठीक है, तो वो ले सकते हैं, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग अथॉरिटीज़ आपसे वो प्रॉपर्टी ले सकती हैं, ठीक है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, जैसा मैंने बताया था, बेसिक में आप चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। असेंशियल फीचर्स होते हैं क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के। आर्टिकल 32 क्या कहता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। मतलब ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स है ना, उसको मीनिंगफुल एंड इन्फोर्सेबल बनाता है। इसके अंदर क्या है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको क्या बोला था? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट, ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, ये थोड़ा सा याद रखना, आ जाता है स्टेटमेंट काफ़ी बार। इसमें आर्टिकल 32 के अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है, राइट। सेम पावर हाई कोर्ट को कौन से आर्टिकल के अंडर मिलती है? आर्टिकल 226 के अंदर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ही रिट इशू कर सकता है, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है आप तभी रिट इशू करा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। बट वहीं आपका जो हाई कोर्ट है वहाँ पर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड प्लस लीगल राइट से रिलेटेड भी रिट्स अलाउ हैं, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करता है।
अभी देखो आर्टिकल जो 32 है वो हमको क्या प्रोवाइड करता है, हमें 5 रिट्स प्रोवाइड करती है। रिट्स क्या होती है? रिट्स एक तरह की रेमेडीज होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी है वो? हबीज कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुआरी और क्यो वारंटो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितनी भी टर्म्स हैं ये पांचों लैटिन टर्म्स है, राइट। अभी इसमें एक एक करके बात करते हैं। हबीज कॉर्पस, हबीज कॉर्पस देखो सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा यूज होने वाली रिट है, ठीक है। ये क्या कहती है? टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी, मतलब कि अगर कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन को अगर स्टेट इलीगली डिटेन कर लेता है, ठीक है, अनरीजनेबल रीजंस की वजह से, ठीक है, तो क्या करते हैं? तो हम हबीज कॉर्पस का यूज करते हैं। और अगर पता चलता है कि वो अनरीजनेबल रीजंस थे, तो क्या है, उसी टाइम पे क्या होगा, जो आपका स्टेट है वो उसको इमीडिएटली रिलीज कर देगा, ठीक है। अभी देखो इसमें आपने बहुत फेमस केस सुना होगा, रुद्र शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसमें क्या हुआ था, रुद्र शाह जो थे उनको, उनकी सजा कंप्लीट हो चुकी थी, फिर भी उनको 14 साल एक्स्ट्रा जेल में रखा गया था। तो उस टाइम पे हर्बीज कॉर्पस का यूज करके उनको इमीडिएटली बाहर निकाला गया था, राइट। तो इसको याद रखना थोड़ा सा। हबीज कॉर्पस क्या करता है कि अगर इलीगल डिटेंशन होता है आपका, तो उस टाइम पे आप हबीज कॉर्पस यूज करोगे। नेक्स्ट क्या है? मैंडेमस। मैंडेमस क्या कहता है? टू कंपील पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटी। मैंडेमस क्या बताता है? मैंडेमस बताता है जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, पब्लिक ऑफिसर्स को बताता है टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटीज, कि आपको अपनी पब्लिक ड्यूटीज को फॉलो करना है, राइट। तो इसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि पब्लिक ऑफिसर्स को वो पब्लिक ड्यूटी फॉलो करने के लिए बताते हैं, इसमें मैंडेमस, राइट। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन और सर्चुआरी। प्रोहिबिशन क्या करता है? प्रोहिबिशन मतलब टू प्रिवेंट लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन। मतलब देखो पहले सर्चुआरी की बात करता है, फिर प्रोहिबिशन पे आएंगे। सर्चुआरी टू क्वैश इलीगल ऑर्डर्स ऑफ लो कोर्ट्स। मतलब सर्चुआरी में क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो आपकी, वो लोअर कोर्ट को क्या कहती है, ऑर्डर देती है कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करो। जिस भी, मान लो किसी भी केस पे लोअर कोर्ट ने कोई भी जजमेंट सुनाई है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उससे रिपोर्ट मांगती है। अगर वो जो भी रिपोर्ट है, अगर उनको लगता है कि ये रिपोर्ट तो इलीगल है ना, तो उसी टाइम पे उसको कैंसिल कर दिया जाता है, उस जजमेंट को। सर्चुरारी हम कब यूज करते हैं? जब जो लोअर कोर्ट है वो अपना जजमेंट सुना चुकी हो। प्रोहिबिशन हम कब यूज करते हैं? जब लोअर कोर्ट जो है वो अपना जजमेंट नहीं उसने सुनाया हो, ठीक है। जजमेंट सुनाने से पहले ही अगर आपको गड़बड़ लग रही है, तो आप प्रोहिबिशन को यूज करोगे। प्रोहिबिशन मतलब एक तरह से प्रिवेंशन की तरह होता है, ठीक है। कोवरेंटो क्या कहता है? टू क्वेश्चन लीगैलिटी ऑफ होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। मतलब कि अगर आपने किसी भी पब्लिक ऑफिस को एक्वायर किया हुआ है, तो यहाँ पर अथॉरिटीज के पास ये हक होता है कि वो आपसे क्वेश्चन कर सकती है, बाय व्हाट अथॉरिटी आपने इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया हुआ है, राइट। और अगर उनका टाइटल डिफेक्टेड होता है, तो उनको उस प्लेस को छोड़ना होगा, उस पब्लिक ऑफिस को छोड़ना होगा, राइट। तो ये जो हमारी राइट्स है, ये हमारी 5 राइट्स है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या कहता है? एक्सेप्शंस एंड पार्लियामेंट्री पावर्स। मतलब कि इसमें देखो पार्लियामेंट है ना, उसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, किस पे? आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज के फंडामेंटल राइट्स पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका जो मन कर रहा है आप बोल सकते हो, ये बोल के कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, सोशल मीडिया यूज करके कुछ भी बोल रहे हो, नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। और इनको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते हो कोर्ट में, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 क्या करता है? रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग मार्शल लॉ। ये आपके फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है ड्यूरिंग मार्शल लॉ। मतलब मार्शल लॉ में क्या होता है कि जो आपकी मिलिट्री होती है उसको स्पेशल पावर मिल जाती है ओवर फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। इसमें बस ये याद रखना है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक एरिया पे ही लगता है, ऐसा नहीं कि हर जगह ही लग रहा हो, स्पेसिफिक एरियाज पे लगाते हैं। और ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इसको भी हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या करता है? पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो सर्टेन फंडामेंटल राइट से रिलेटेड लॉज बना सकता है, राइट। बस इतना इतना याद रखना है। आर्टिकल 35 क्या करता है? पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो सर्टेन फंडामेंटल राइट्स पे लॉ बना सकते हैं, ठीक है। बस खत्म। चलो चलो बस लास्ट क्वेश्चंस करने हैं ना, फटाफट से करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स अ पर्सन अगेंस्ट डबल जीओपार्डी। कहाँ पर पढ़ा था ये डबल जीओपार्डी हमने? कि एक क्राइम की सजा एक ही बार मिलेगी, दूसरी बार नहीं मिलेगी, है ना। कहाँ पढ़ा था ये? आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 के अंदर भी कौन सा था? ये आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैव एडेड
Article 15 Clause 5 in the Constitution of India providing for reservation in educational institutions in the private sector. कौन सा था, कौन से अमेंडमेंट से था, जल्दी बताओ. ये था आपके 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से. ठीक है, खुद से पॉज करके आंसर देते रहो कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं सॉल्व. राइट. नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री और माइन और एनी अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट. जल्दी बताओ कौन सा है ये. आर्टिकल 24. राइट. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है बताना है. द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, ये तो आता है ना. असेंबली पीसफुली विद आर्म्स, क्या आप असेंबल हो सकते हो पीसफुली, वो भी आर्म्स के साथ? नहीं. तो इसका आंसर क्या हुआ, बी. पढ़ा था ना कि हम पीसफुली कहीं भी असेंबल हो सकते हैं बट विदाउट आर्म्स होंगे. ठीक है, हथियारों के साथ नहीं होना है. नेक्स्ट क्या है, barring exceptions, no law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a period longer than. कितने पीरियड से ज़्यादा आप किसी पर्सन को डिटेन नहीं कर सकते हो. बढ़ाया था ना 3 मंथ. 3 मंथ से अगर ज़्यादा होगा तो आपको क्या करना होगा, हाई कोर्ट से परमिशन लेनी होगी. राइट. नेक्स्ट क्या है, equality before the law or equal protection of the law within the territory of India is guaranteed under which one of the following articles of the Constitution of India. ये दोनों कॉन्सेप्ट किसके हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ आपका और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किसका है ये, आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 क्या था, राइट टू इक्वालिटी, उसके दो कॉन्सेप्ट थे ना ये. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू B.R. Ambedkar, which one among the following articles is the heart and soul of the constitution. ये तो सिंपल है, सबको आना चाहिए. कौन सा था, आर्टिकल 32. नेक्स्ट, which of the following articles in the constitution of India are exceptions to the fundamental rights enumerated in article 14 and article 19. कौन सा ये, जल्दी बताओ क्या होगा इसका. इसका है आर्टिकल 31A and Article 31C. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट. कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आपका जो वो है राइट टू एजुकेशन आया था एज अ फंडामेंटल राइट, कौन सा था ये, आपका था 86th अमेंडमेंट एक्ट. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. राइट. क्वेश्चन हमेशा ढंग से पढ़ो, नॉट करेक्ट पूछा है. विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स बीइंग टायर्ड फॉर ऑफेंसेस, कौन सा होगा इसमें, जल्दी से पढ़ो ऑप्शंस, जल्दी बताओ क्या है इसका. इसका है ए, अ कन्विक्शन कैन नेवर बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड. क्यों भाई, इसमें देखो, इसमें क्या होगा कि जो आपका एक्यूज है अगर उसने कोई क्राइम किया और वो कन्फेस कर रहा है ना, मजिस्ट्रेट के आगे वो जाके बोल रहा है कि हाँ मैंने गलती की थी, तो वो बिल्कुल एविडेंस की तरह काम कर सकता है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट. फर्स्ट, freedoms under this article are not absolute. Second, reasonable restriction can be imposed on the exercise of freedoms under this article. बताओ, one only, two only, both one and two, neither one nor two. बताओ कौन सा होगा. बिल्कुल सही है. जो आपके फ्रीडम्स हैं ये एब्सोल्यूट थोड़ी हैं. अगर पार्लियामेंट चाहे तो इम्पोज कर सकती है ना. ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जैसे आपके मिलिट्री पे लगे हैं, पैरामिलिट्री पे लगे हुए हैं. राइट. तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एक्सप्रेसिवली इंक्लूडेड इन पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ए कंपनी, बी पार्टनरशिप, सी ट्रस्ट,
या डी कोऑपरेटिव सोसाइटी? कौन सा है, जल्दी बताओ। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, डी, राइट। देखो जो आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है ना, उसके अंदर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया हुआ है। किसके थ्रू ऐड किया था? अब ये ऐड किया था आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, राइट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो थोड़े से बच्चे हैं भाई ना, जल्दी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? ये सारे ही आपके PYQ है ना, तो थोड़ा देखो। एवरी रिलीजियस denomination shall have the right to manage its own affairs in matters of religion except some minor communities. Second क्या है, every religion or any section therefore shall have the right to own and acquire movable and immovable property. Next क्या है, every religious community has the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purpose. लास्ट क्या कहता है आपका, एवरी कम्युनिटी हैज़ द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। बताओ, बताया था ना कि ये जो ग्रुप होगा, ठीक है, ये जो ग्रुप होगा, जो भी मैटर होगा रिलेटेड टू रिलीजन, वो सब कौन संभालेगा? यही लोग संभालेंगे, यही कम्युनिटी वाले संभालेंगे, ठीक है, यही ऑर्गेनाइजेशन संभालेगी, राइट। आप जो भी प्रॉपर्टी वगैरह ओन कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, ये भी बताया था, है ना। आप कोई भी इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश कर सकते हो, उसके रिलीजन जो रिलीजियस मैटर होंगे वो आप संभालोगे, बट जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी चीज़ें होंगी वो कौन संभालेगी? वो अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, है ना। और क्या है इसमें, अब इसका आंसर क्या है बताओ। नॉट करेक्ट पूछा है ना इसने, कौन सा होगा? देखो इसका होगा ए। क्यों होगा ए? एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशंस शेल हैव द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। यहाँ तक सही है, इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, ठीक है यहाँ तक। बट यहाँ एक्सेप्ट सम माइनर कम्युनिटीज, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना, ये तो कभी नहीं पढ़ा हमने, राइट। इसमें कोई एक्सेप्शन तो था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट? कौन सा इनमें से फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है? right to education, right to establish educational institutes by minorities, right to be conferred with titles, right against untouchability। बताओ जल्दी बताओ, इजी है ये तो। कौन सा होगा इसका? सी, राइट टू कन्फर्ड विद। अरे क्यों भाई, टाइटल्स कब से दिए उसने, कब बोला उनने? ये तो प्रोहिबिट करता है ना टाइटल्स वगैरह को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। Article 15 of the Constitution of India available to both citizens of India and the foreigners. Next, Article 16 of the Constitution of India is available to the citizens of the India only. Article 21 of the Constitution of India is available to both citizens of India and the foreigners alike within the territory of India. बताओ कौन सा है, जल्दी बताओ। 1 only, 2 and 3 only, 3 only, और 1 and 2, 1, 2 and 3? बताओ। देखो आपका आर्टिकल जो 16 है वो सभी को मिला हुआ है ना, सारे इंडियन सिटीजन्स को मिला हुआ है, राइट। आर्टिकल 15 सिर्फ आपके इंडियन सिटीजन्स को मिला हुआ है, फॉरेनर्स को नहीं मिला है, याद रखना, ठीक है। और आपका आर्टिकल 21 है वो सबको मिला हुआ है, सिटीजन्स को भी और फॉरेनर्स को भी, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मीन्स यू हैव द बॉडी? यू हैव द बॉडी कौन सा है? हबीस कॉर्पस, राइट। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट इज द ग्राउंड ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज रिलीफ अंडर आर्टिकल 32? कैन रिफ्यूज रिलीफ अंडर आर्टिकल 32, बताओ जल्दी बताओ कौन सा होगा इसमें से। चलो इसका आंसर क्या है? सी, दैट नो फंडामेंटल राइट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड। मतलब कि अगर आपका फंडामेंटल राइट, किसी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ ही नहीं है, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा ना? क्यों आपका जब वायलेशन हुआ ही नहीं है तो किस बात का आप रेट फाइल करोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
The Constitution of India guarantees freedom of speech and expression, but the freedom is subjected to certain reasonable restrictions imposed by the state. These restrictions may related to which of the following? जल्दी बताओ. हाँ जी, कौन सा होगा इसमें? इसका क्या है आपका 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट जल्दी से करते हैं ना. 20. इन द इंडियन जुडिकल सिस्टम रिट्स के आर इशूड बाय. रिट्स किसके थ्रू इशू होती है बताया था ना. आपका सुप्रीम कोर्ट भी करता है और हाई कोर्ट भी करता है. बट इसमें एक बात क्या होती है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिलेटेड फंडामेंटल से अगर रिलेटेड है तो ही करता है. हाई कोर्ट आपका फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स से भी करेगा. राइट. नेक्स्ट 21, 22, 23 और आपके खत्म. बस थोड़े से ही हैं. चलो पढ़ो, जल्दी पढ़ो. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. होमवर्क में कर लोगे क्या ये सारे क्वेश्चंस? ठीक है, इजी हैं अब तो. कंप्लीट इक्वालिटी कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है मैन एंड वुमेन को? इक्वालिटी की बात कौन से आर्टिकल में? ये तो एलिमिनेट कर सकते हो तुम, प्योर एलिमिनेशन लगेगा. मैंने बताया था ना राइट टू इक्वालिटी. इक्वालिटी वर्ड कौन कौन से आर्टिकल में आता है? 14, 15, 16, 17 में, 18. राइट, इसमें आता है, बताया था ना. तो देखो अब कहाँ बात हो रही है. 14 और 15 आर्टिकल सिर्फ इसी में. 20 में बात करता ही नहीं है. इंडिपेंडेंस, ये तो कहाँ ही इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया है ना. शेड्यूल्स वगैरह ये कहाँ से आ गए? तो इसका आंसर क्या है? ए. नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट नो सिटीजन कैन बी डिनाइड दैट यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स एंड बाथिंग घाट्स मेंटेन आउट. बताओ, ये इजी है. ये कौन सा है इसका? डी. इजी है ना. इसका क्या था? इसका आपका था सी. राइट. नेक्स्ट अभी देखो ये देखो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टर्म स्टेट. स्टेट क्या है? स्टेट बताया था ना, आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट कौन कौन है जो स्टेट का पार्ट है. क्या सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही स्टेट का पार्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं. और भी तो चीज़ें हैं. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है बट इनके अलावा और भी हैं. थर्ड क्या है? इट रेफर्स ओनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट. इसके अलावा भी तो है भाई. लास्ट क्या है आपका? यही आंसर है. इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड लोकल, आपकी लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर द कंप्लीट इक्वालिटी. ये तो वापस रिपीट हो गया. कौन सा था? आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. राइट. लास्ट क्वेश्चन. चलो आज का लास्ट क्वेश्चन. इसका आंसर तुम मुझे बताओगे. ठीक है, ये होमवर्क है. कमेंट में तुम बताना कौन सा है ये. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा. इजी है. चलो फिनिश. थैंक यू. आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी द ऑफिस बात का टेलीग्राम चैनल है उधर पे. ठीक है, जिसने भी ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना. इसकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी. प्लस जो क्विज है इससे रिलेटेड वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगी. ठीक है, चलो